तो नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर के लिए नुपुर शर्मा कैसे जिम्मेदार हैं? क्या कन्हैया की हत्या के लिए नुपुर के बयान को जिम्मेदार ठहराना जायज है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा जी। स्वागत है आपका एसएन ढींगरा जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और जिम्मेदार ठहरा दिया नुपुर शर्मा को उदयपुर की इस जघन्य घटना का, इसे आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये टिप्पणी अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई टिप्पणी करे जिसमें जो व्यक्ति उससे न्याय मांगने आया है उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाए या उसके खिलाफ सभी न्यायालय जो नीचे के न्यायालय हैं वो प्रेजुडाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से नुपुर शर्मा के ऊपर बिना उसको सुने, बिना कुछ किए चार्ज भी लगा दिया और उसके ऊपर फैसला भी ले दिया। ना तो गवाही हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का अवसर दिया नुपुर शर्मा को कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी करना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि गैर कानूनी भी है और अनुचित भी है। किसी भी दृष्टिकोण से ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करने का कोई अधिकार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर जरूरी भी है। आप जरा आसान भाषा में एसएन ढींगरा साहब समझा दीजिए कि इसे गैर कानूनी कैसे कहा जाए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है जिसके बाद अब एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है इस देश में वो नुपुर शर्मा के बयानों की वजह से हो रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी कानून से ऊपर नहीं है, आपको ये समझना होगा। और कानून ये कहता है कि अगर किसी आदमी को आप दोषी ठहराना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर पहले चार्ज फ्रेम करना होगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद उसका जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो उन साक्ष्यों के ऊपर अपना बयान दे। उसके बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो अपने गवाह पेश करे। उसके बाद अदालत का ये कर्तव्य होता है कि वो सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपना फैसला दे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ नुपुर शर्मा अपनी एफआईआर ट्रांसफर करवाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया कि नुपुर शर्मा का बयान जनता को भड़काने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि आप अदालत में आकर के गवाही दीजिए और बताइए कि ये बयान जनता को कैसे भड़काने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पेश होना पड़ेगा, अदालत में जाकर के बताना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने ये बयान दिया। और अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। अखबारों के उस पर या कुछ लोगों के कहने पर या टीवी मीडिया और लोगों के उसके ऊपर आपने अपनी राय बना ली। आपने खुद क्या महसूस किया, आप ये बताइए, और कैसे महसूस किया। तो ये जो है काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो ट्रायल करे। जब कोई आदमी ट्रायल के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले निचली अदालत में जाना पड़ता है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए, मजिस्ट्रेट है ट्रायल के लिए। तो मजिस्ट्रेट अगर ट्रायल के लिए है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट कैसे भूल गया कि ट्रायल तो मजिस्ट्रेट करता है, मैं क्यों ट्रायल कर रहा हूँ। तो ये इसलिए गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना है ही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कम से कम सैकड़ों ऐसे फैसले दे चुका है कि जजों को अपने केस से बाहर हटकर किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, केस से संबंधित बयान लेना। और यहाँ केस था कि एफआईआर ट्रांसफर करिए, 50 थानों में एफआईआर है, वो एक जगह ट्रायल हो, मेरी जान को खतरा है। और ये एक तथ्य है क्योंकि ऐसे अन्य केस हो चुके हैं जिसमें नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों की हत्या कर दी गई, नुपुर शर्मा को खुद धमकी दी, उसको रेप करने की धमकी दी गई। इतनी बड़ी साक्ष्य होने पर, इतने बड़ी धमकियां होने पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार था
कि वो अलग अलग स्टेट में जो मुकदमे जी। हैं उन्हें एक स्टेट में ट्रांसफर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तो सुनवाई की नहीं, वो केस जबरदस्ती वापस दिलवा दिया और एक अनावश्यक, गैर जरूरी और आवेश में आकर के राजनीतिक बयान दे दिया, जिसका आप सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं अरे वो तो बच्चे थे, वो तो मिसगाइडेड चिल्ड्रन थे। अरे मिसगाइडेड चिल्ड्रन क्या हत्याएं कर रहे हैं? और कहाँ कहाँ हत्याएं कर रहे हैं? और नुपुर शर्मा के बयान से पहले क्या इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई? इस प्रकार की हत्याएं आज़ादी से पहले से हो रही हैं, जब चुन चुनकर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि वो हिंदू है और उसने कोई ऐसा गैर, जो उनके नज़र में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान अपने आप में अनावश्यक, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना तीनों है और कानून के विपरीत तो है। बिल्कुल, ये आपने समझा दिया कि कैसे कानून के विपरीत है। लेकिन एक और चीज जो एसएन ढींगरा साहब इस केस में देखने को मिली, मौखिक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर की गई, लेकिन जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें सिर्फ ये आया कि आपने जो अपनी ये शिकायत लेकर आई हैं, जो याचिका लेकर आई हैं, उसे आप वापस ले लीजिए। लिखित में इसे मेंशन नहीं किया गया था। अफसोस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करके पूरे अपना आदेश जनता के पास भेज दिया, मैसेज। मौखिक टिप्पणी अगर कोई सड़क पर खड़ा आदमी कर दे उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की मौखिक टिप्पणी का महत्व है। लोग उसको बड़े सीरियस ले लेते हैं, इसीलिए आप लोग भी टीवी पर डिबेट कर रहे हैं उस मौखिक टिप्पणी पर। आप लोग किसी अरे गहरे नथु गहरे की मौखिक टिप्पणी पे नहीं करते डिबेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की मौखिक टिप्पणी देकर लोगों को ये मौका दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी बता सके कि आप लोग गलत हो, आप लोगों ने गलत वो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असल में अपने आप को इतने नीचे स्तर पर ले आए कि मजिस्ट्रेट भी इस प्रकार के काम नहीं करता। मजिस्ट्रेट भी किसी को बिना पूरी सुनवाई के ऐसे मौखिक रूप से आदेश नहीं देता जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो मेरे ख्याल ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर गिरा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर गिरा दिया आप कह रहे हैं, और जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि ये गैर कानूनी है और गैर जरूरी भी है, क्योंकि एफआईआर को ट्रांसफर करने के लिए नुपुर शर्मा गई थी, लेकिन उनके बयान पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। असल प्रक्रिया क्या हो सकती थी एसएन ढींगरा साहब, जब कोई अपनी ऐसे एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए शिकायत लेकर जाता है कोर्ट के पास, तो असल प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती थी? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहता है कि मेरे खिलाफ कई स्टेट में केस हैं, वो पहली बात तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है कि वो अलग अलग राज्यों में पेंडिंग केसेस को किसी एक राज्य में ट्रांसफर करे। कोई भी हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट से केस नहीं मंगवा सकता। तो नुपुर शर्मा ने सही फोरम चुना, सही पिटीशन दी और सही आधार बनाया कि मुझे जान का भी खतरा है और मुझे रेप करने की भी धमकी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस अलग अलग सरकार जहां जहां एफआईआर थी उनको देता, उनसे पूछता कि आप लोगों को क्या ऐतराज है कि ये एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाए एक ही जगह, चाहे वो दिल्ली ना करते, मुंबई करते, मध्य प्रदेश करते, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन थी कि वो कहाँ ट्रांसफर करते। लेकिन उसके बाद उनको सुनते, अलग अलग उनको नुपुर शर्मा के वकील को सुनते और फैसला देते कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बजाय इसके उन्होंने नुपुर शर्मा के वकील को भी डांट दिया और केस का रुख बदल दिया। उसके ऊपर तो सुनवाई की नहीं और उल्टा नुपुर शर्मा और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है टिप्पणियां कर दी। अगर आपको दिल्ली पुलिस से इतनी रंजिश, वो इतना क्रोध है, तो दिल्ली पुलिस को भी नोटिस देते, कहते कि क्यों नहीं अरेस्ट किया। कोई पहला केस तो है नहीं कि जिसमें एफआईआर करने के एकदम बाद अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें एफआईआर होती है लेकिन एकदम अरेस्ट नहीं होता। पुलिस जब तक ये नहीं समझ लेती कि वाकई इसके अंदर कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है और एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अरेस्ट करना वो नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की हैं 498A और 406 और केसों में, कि आप एफआईआर दर्ज होने पर ही किसी को जाके अरेस्ट नहीं कर सकते।
आपको पहले ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि इसके अंदर वाकई ही कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ, या ये गलत ढंग से एफआईआर दर्ज हुई है। ये गाइडलाइन वास्तव में हर एफआईआर के लिए होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ भी आप एफआईआर दर्ज कर दो, पुलिस को ये अधिकार मिल जाए कि वो जाके उसको उठा लाए। ये होना नहीं चाहिए। ये कानून गलत है कि एफआईआर होते ही किसी को जाके उठा लाओ। ठीक। जब तक आपके पास साक्ष्य ना हो कि जिस व्यक्ति ने के खिलाफ एफआईआर है उसने अपराध किया है, वाकई उस अपराध में संलग्न है, तब तक आपको उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पुलिस को बजाय पूछने के आप जो वादी गया है उसी को डांटे जा रहे हो। भाई उसने तो नहीं कहा कि मुझे अरेस्ट मत करो, और आप सोचते हो कि अगर उसके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखी है तो पुलिस से पूछिए। जवाबदेही तो पुलिस की है ना। और सत्ता तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, सत्ता हर आदमी जो जिस पद पर है उसे उतनी सत्ता तो मिली हुई होती है जी। अगर नुपुर शर्मा बीजेपी में है और प्रवक्ता थी, सीनियर लीडर है, उनकी भी कुछ ना कुछ सत्ता होगी, लेकिन उससे कहीं अधिक सत्ता तो सुप्रीम कोर्ट जजों की है जो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और सत्तासीन हैं। अगर उनका नुपुर शर्मा का कोई दायित्व है कि वो सोच समझ कर बोले, हाँ। उससे कहीं ज्यादा दायित्व सुप्रीम कोर्ट के जजों का है कि वो सोच समझ कर बोले। वो क्यों बिना सोचे समझे इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। और अगर उन्हें अधिकार है, वो सोचते हैं कि उन्हें तो अधिकार है क्योंकि वो राजा हैं एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो वो ये अधिकार हर आदमी सोचता है कि मुझे भी है। ढींगरा साहब, चूंकि नुपुर शर्मा की यहाँ पर बात चल रही है और आपने पूरी प्रक्रिया समझाई कि क्या प्रक्रिया हो सकती थी, ये भी बताया कि कैसे इसे गैर जरूरी बताया जा रहा है। अब नुपुर शर्मा के पास क्या विकल्प बचते हैं, वो अब आगे क्या कर सकते हैं सर्वोच्च अदालत की इस टिप्पणी के बाद? देखिए, नुपुर शर्मा मेरे ख्याल से अपने हाई कोर्ट जहाँ पर उसके केस हैं उन सभी हाई कोर्टों में उसे जाना पड़ेगा कि ये या तो एफआईआर रद्द की जाए या एफआईआर को एक ही जगह ट्रांसफ़र कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए और विड्रॉ हुई है। विड्रॉ होने का एक लाभ ये भी होता है कि आप दोबारा अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में ये दोबारा डाली जाए। तो हाई कोर्टों में जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये सभी केस एक ही जगह ट्रांसफर कर दें। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे जस्टिस ढींगरा साहब की जो टिप्पणी की गई है वो कितनी गैर जरूरी है, आपने बताया कि ऐसे वक्त में इसका क्या असर पड़ सकता है। अब जब निचली अदालतों में जाएंगी नुपुर शर्मा अपने इस केस को लेकर, तो इस टिप्पणी का क्या असर पड़ेगा और जो मजिस्ट्रेट होंगे वो इससे किस तरीके से देखेंगे, क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, मेरे को सबसे अधिक जो अफसोस की बात लग रही है वो यही कि इसमें सभी मजिस्ट्रेट इस बात से प्रेजुडाइज हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना रुख इसमें बता दिया और इस बात का नुपुर शर्मा के केस पर बहुत बुरा असर होगा, ट्रायल के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। और मैं जानता हूँ किसी भी ट्रायल कोर्ट जज में या हाई कोर्ट जज में इतना साहस नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहब को अपने सामने गवाह के रूप में बुला करके कहे कि आ जाओ, पेश हो जाओ और ज़रा आपका अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करवाओ कि ये कैसे। अगर किसी जज में इतना साहस है तो वो ये ट्रायल वास्तव में एक असली ट्रायल होगी। अगर किसी जज में साहस नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस जज के लिए एक आदर्श वाक्य के रूप में रहेगी। लोग जो भी प्रतिपक्ष होगा, नुपुर शर्मा के विपक्ष में होगा, वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट ने तो ये देखिए पहले ही कह दिया, अब आप क्या फैसला करोगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरे भारत में जितने दंगे हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं वो नुपुर शर्मा के कारण हो रही हैं, तो अब आपको क्या चाहिए। बिल्कुल ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं कि वो जो नैरेटिव एक सेट हो गया अब उसे बीट करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ढींगरा साहब, और तमाम कानूनी चीजें समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि आखिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि नुपुर शर्मा कैसे जिम्मेदार हो गई उदयपुर कांड के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।